रेडी। मित्रों, E10 IAS KSG के मंच पर आशीष कुमार वशिष्ठ आपका स्वागत करता है। मैं जिस विषयों से संबद्ध आपके साथ रहूंगा वो है पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का खंड है, जैव प्रौद्योगिकी। और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो DNA फिंगरप्रिंटिंग पर होता है, वो स्तंभ कोशिकाओं पर होता है, मानव जीनोम पर होता है। कई प्रकार के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं और संभावित प्रश्न यहां भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक विषय जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है वो है जीन एडिटिंग। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे जैव प्रौद्योगिकी में मानव के आनुवांशिक पदार्थ का। और मानव का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है DNA। यदि हम कोशिका को देखते हैं तो कोशिका में केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक मौजूद होता है और केंद्रक में मानव का आनुवांशिक पदार्थ मौजूद है जो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम DNA द्वारा निर्मित होता है, क्रोमोसोम DNA द्वारा निर्मित होता है, अर्थात क्रोमोसोम के अंश होते हैं DNA। और 1953 में 1993 में वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा DNA की संरचना दी गई थी। और जिस संरचना DNA की द्वारा वॉटसन एंड क्रीक के द्वारा दी गई थी उसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स संरचना। और डबल हेलिक्स संरचना में देखा जाता है कि DNA किस तरह का नजर आता है। यदि आप देखते हैं तो इसमें DNA में फॉस्फेट की इकाई मौजूद रहते हैं, फॉस्फेट की इकाई मौजूद रहते हैं और दो फॉस्फेट के इकाई के मध्य में एक सुगर इकाई मौजूद रहता है। यहां मध्य में मौजूद है क्षारक जोड़ियां। 4 प्रकार के क्षारक यहां पर होते हैं, A, T, C, G। A जो है एडिनाइन होता है, T थायमिन, C साइटोसिन तथा G ग्वानिन। और यह क्षारक जोड़ी कहलाता है। A हमेशा T के साथ जुड़ा रहता है, C हमेशा G के साथ जुड़ा रहता है। और क्षारक जोड़ियों का एक अनुक्रम होता है। इस अनुक्रम का अध्ययन मानव के आनुवांशिक पदार्थ के अध्ययन में सम्मिलित है। और जब हम कहते हैं मानव जीनोम, तो मानव जीनोम मानव की आनुवांशिक संरचना होती है, जिससे यह पता चलता है कि मानव आनुवांशिक रूप से किस तरह से भिन्न है अन्य जानवरों से या अन्य जीवों से। और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि यदि DNA की बात की जाती है तो 3 यहां पर चीज होते हैं। एक होता है क्रोमोसोम, दूसरा होता है DNA और तीसरा होता है जीन। क्रोमोसोम DNA के द्वारा निर्मित होते हैं। और जब हम कहते हैं कि जीन, तो जीन का अर्थ है कि वह DNA का वह भाग है जो एक विशेषता को दर्शाता है, जो एक विशेषता को दर्शाता है। मानव जीनोम सर्वप्रथम वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था और विश्व के कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका प्रकाशन किया था। और मानव जीनोम की संरचना जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव जीनोम से यह पता चलता है कि मानव का आनुवांशिक पदार्थ कैसा है। और यदि मान लीजिए किसी प्रकार का रोग या विकार मानव में मौजूद है तो अध्ययन के बाद ही उनके लिए किसी तरह का सुझाव दिया जा सकता है। सबसे प्रथम यहां देखते हैं कि अगर 99% जीन है मानव में, तो 99% जीन मानव के एक ही समान होते हैं और 1% ही जीन जो है जहां पर मानव के मध्य अंतर नजर आता है। तो यदि क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम को देखते हैं, यदि हम क्षारक जोड़ी के अनुक्रम को देखते हैं तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम 99% जीन के लिए मानव का एक ही जैसा होगा, जिसे हम कहेंगे मानव जीनोम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव जीनोम
मानव की आनुवांशिक संरचना है जिसमें जीन, उसके अपरूप और नियंत्रक जीन सम्मिलित हैं, उनका अध्ययन सम्मिलित है, जिसके द्वारा हम मानव की संरचना का, आनुवांशिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और 1% जीन जो है, इससे हमारे मध्य जो अंतर है वो मात्र 1% जीन का ही है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब कहा जाता है, डीएनए अंगुली छापन जब कहा जाता है, तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण जो होता है 1% जीन के लिए, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत देखा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है, सबसे पहले यह जानना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सर्वप्रथम जैविक नमूनों की आवश्यकता होती है, और जैविक नमूनों स्रोत होते हैं डीएनए के अंश के। तो सबसे पहले जैविक नमूनों से डीएनए को लेकर एक पदार्थ द्वारा काटा जाता है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तथा डीएनए के इस अंश को लेकर एक जटिल जांच की जाती है, जिसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तथा इस जांच में जिस तरल का प्रयोग हम करते हैं, वो तरल अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहलाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहलाता है। इस जांच के उपरांत डीएनए के इस अंश को हम एक्सरे के से गुजारते हैं, और जैसे ही एक्सरे से डीएनए के अंश गुजारे जाते हैं तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम हमें नजर आता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसे ही कहते हैं। इसे ही हिंदी में हम कहते हैं डीएनए अंगुली छापन भी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य होता है कि यदि मृत शरीर की शिनाख्त करनी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी जैविक माता पिता की पहचान करनी है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति की यह विशेष पहचान होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां पर जब कहा जाता है कि आजकल बहुत ही चर्चा का एक विषय है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए मौजूद हो, तो यह आपको देखना है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए कैसे मौजूद हो सकता है। और इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि जब कहते हैं जुड़वा बच्चे, ट्विंस, तो जुड़वा बच्चे होते हैं दो प्रकार के। एक जो जुड़वा बच्चा होता है उसे समरूप ट्विंस कहते हैं, और इसमें ये दो जुड़वा बच्चे जो हैं, जब इनका जन्म होता है तो आपको देखना है कि ये जन्म कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि जब निषेचन होता है अंडाणु की कोशिका का शुक्राणु के द्वारा, तो जाइगोट निर्मित होते हैं, और यह संभव है कि जाइगोट में विभाजन आ जाए। जैसे ही जाइगोट में विभाजन आता है तो दो एक ही प्रकार के जाइगोट निर्मित होते हैं, जिनकी आनुवांशिक संरचना लगभग एक समान होती है। जब ये भ्रूण के रूप में मानव के गर्भ में मौजूद रहते हैं तो इनसे निर्मित होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, समरूप जुड़वा बच्चे, और इनकी आनुवांशिक संरचना लगभग समान होती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि आइडेंटिकल ट्विंस आर नॉट आइडेंटिकल। समरूप जुड़वा बच्चे भी जो हैं वो एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं। कारण उसका है कि जो रक्त की आपूर्ति की जाती है उसमें भिन्नता हो सकती है। कारण उसका हो सकता है कि जो अवस्थिति है भ्रूण की मां के गर्भ में, वह उसका कारण हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो उनकी आनुवांशिक संरचना एक ही जैसी रहती है। दूसरा यदि आप देखते हैं तो एक होता है बंधुत्व जुड़वा बच्चे, और बंधुत्व जुड़वा बच्चे को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। यदि मान लीजिए कि किसी स्त्री द्वारा एक से अधिक अंडाणु की कोशिका, एक से अधिक अंडाणु की कोशिका, मान लीजिए 2 अंडाणु की कोशिका हम कहते हैं, यह अंडाणु की कोशिका निस्सारित होती है, तो और निषेचन एक ही समय 2 शुक्राणुओं से होता है, तो 2 जाइगोट निर्मित होंगे यहां पर, और यह 2 जाइगोट जो हैं उनकी आनुवांशिक संरचना एक प्रकार की नहीं होगी, एक प्रकार की नहीं होगी। और जब मां के गर्भ में
ये भ्रूण के रूप में मौजूद रहते हैं। मां के गर्भ में ये भ्रूण के रूप में यदि आप देखते हैं तो ये मौजूद है। तो मां के गर्भ में एक तरल मौजूद होता है और इस तरल को हम कहते हैं एमनियोटिक तरल। एमनियोटिक तरल। यह संभव है कि एमनियोटिक तरल में दोनों ही भ्रूण के कोशिका मौजूद रहेंगे और इसी समय दोनों ही भ्रूण द्वारा एक दूसरे की कोशिकाएं अवशोषित की जाती हैं और जब अवशोषित की जाती हैं तो जब बच्चे का जन्म होगा, जब बंधुत्व जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो यह संभव है कि उनमें एक से अधिक डीएनए हो और एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट उनमें मौजूद हो। तो यहां पर यह संभव है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई अपवाद भी होते हैं और यह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह भ्रूण एक दूसरे के कोशिकाओं को अवशोषित करते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं किमेरिज्म। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यह पहला अपवाद है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किमेरिज्म और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यह पहला अपवाद माना जाता है। दूसरा यह भी संभव है कि अगर मान लीजिए जायगोट है, जायगोट में ही उत्परिवर्तन आ सकता है और जायगोट में उत्परिवर्तन आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि जायगोट में उत्परिवर्तन आता है तो भ्रूण में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद रह सकते हैं और यह भी संभव है कि इस भ्रूण का डीएनए फिंगरप्रिंट अपने जैविक माता पिता से मेल नहीं खाए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के अब अपवाद भी हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के अब अपवाद भी हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जायगोट में उत्परिवर्तन हो, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मोज़ेकिज्म। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के दो अपवाद होते हैं, एक है किमेरिज्म और एक है मोज़ेकिज्म। यह संभव है कि एक व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए मौजूद हो और यह आजकल चर्चा का विषय है। दूसरी बात यहां पर यह भी जानेंगे कि डीएनए बैंक क्या होता है। जब अमेरिका में आतंकी हमले हुए थे तो कई ऐसे लोगों को दफनाया गया जिनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी और शिनाख्त इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उनके डीएनए बैंक में मौजूद नहीं थे। तो यदि वो डीएनए बैंक में मौजूद होता तो उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान आसानी से की जाती है। भारत में पहला डीएनए बैंक जो है लखनऊ में स्थापित हुआ था, वर्ष 2007 में लखनऊ में स्थापित हुआ और उसे स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर हामिद अहमद। उन्होंने इस बैंक की स्थापना की और यहां पर अगर आप देखते हैं डॉक्टर हामिद अहमद ने जिस बैंक की स्थापना की है, डीएनए बैंक की स्थापना की है लखनऊ में, तो इकरा फाउंडेशन की मदद से इस बैंक की स्थापना की गई थी। फाउंडेशन की मदद से इस बैंक की स्थापना की जाती है और इसमें सर्वप्रथम किया क्या जाता है कि जैविक नमूने लिए जाते हैं। जैविक नमूने लिए जाएंगे। जैविक नमूने कुछ भी हो सकता है रक्त हो जैविक नमूने, लेकिन रक्त में एक चीज याद रखना है कि WBC में ही डीएनए मौजूद होते हैं, कभी भी RBC में डीएनए मौजूद नहीं होते। और जैविक नमूने को लेकर सर्वप्रथम क्या करते हैं, रक्त के 4 बूंदों को लिया जाता है और रक्त के 4 बूंदों को लेकर एक बूंद का अध्ययन करते हैं और इस एक बूंद का अध्ययन किया जाता है क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम के लिए। और यह जो है क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम, इसे हम क्या करते हैं कि एक मास्टर डाटाबेस है, वहां पर इसे संचित कर दिया जाता है। मास्टर डाटाबेस में संचित किया जा सकता है। और 3 जो बूंदें हैं इन्हें हम अत्यधिक निम्न तापमान पर संचित करते हैं। यदि मान लीजिए कि डाटाबेस किसी तरह से अवरोधित होता है तब इन 3 बूंदों का हम इस्तेमाल करते हैं और भारत में इस बैंक की स्थापना की गई थी लखनऊ में। तो यह है मानव जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मध्य अंतर। मानव जीनोम जब वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया था तो एक जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह यह था कि
जो दाता थे वो विश्व के एक ही स्थान से लिए गए थे, और लगभग 60 दाता थे जो विश्व के एक ही स्थान से लिए गए थे। और मानव जीनोम को कभी भी यह नहीं कहा गया कि यह सटीक जीनोम है, क्योंकि यह सटीक तभी हो सकता है जब दाता विश्व के अलग अलग भागों से हो। और वर्तमान में एक प्रोजेक्ट अमेरिका में चल रहा है जिसे हम कहते हैं 1000 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट। और इसमें लगभग 2500 दाता विश्व के 27 केंद्रों से लिए गए, विश्व के 27 केंद्रों से लिए हैं। और जब यह मानव जीनोम प्रकाशित होगा तो यह विश्व का सबसे सटीक मानव जीनोम माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी विविधताएं हैं लोगों के मध्य वो सारे दर्शित होंगे। इसलिए हम कहते हैं जब मानव जीनोम, तो मानव जीनोम में न केवल जीन सम्मिलित है बल्कि उसके अपरूप भी सम्मिलित है। तो अपरूपों की जब बात करते हैं वो तभी आ सकता है जब विश्व के कई भागों से दाता मौजूद हो और नियंत्रक जीन भी उसमें मौजूद है। आज एक अतिरिक्त विषय पे जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स को पहले आपको जानना है कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं, स्तंभ कोशिकाएं होती क्या हैं। जब जायगोट का निर्माण होता है निषेचन के उपरांत, प्रजनन में जब जायगोट का निर्माण होता है तो जायगोट मात्र एकल कोशिका होती है, एक ही कोशिका है। लेकिन जब इसका विकास होता है तो 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, 4 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इस स्थिति को कहा जाता है टोटीपोटेंट मरूला। और ये जो कोशिकाएं हैं उनकी क्षमता है टोटीपोटेंसी। टोटी का अर्थ है संपूर्ण, पोटेंसी का अर्थ है क्षमता। अर्थात इन कोशिकाओं की यह क्षमता होती है कि वो अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। और चूंकि यहां टोटी लिखा है इसलिए इनकी यह क्षमता है कि वो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि विकास में देखें कि इसके बाद इसके उपरांत जो चरण आता है वो कौन सा चरण है, तो इसके उपरांत जो चरण आता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और भ्रूण का निर्माण होना है, और भ्रूण के निर्माण के लिए यहां पर कई कोशिकाएं विकसित हुई हैं। इन कोशिकाओं को यदि हम देखते हैं तो इन कोशिकाओं की क्षमता होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का अर्थ है प्लूरी अर्थात अनेक, पोटेंसी अर्थात क्षमता। तो इन कोशिकाओं में यह क्षमता है कि वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाए, लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं। अर्थात टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी के मध्य अंतर है, और जो अंतर है वो है प्लेसेंटा की कोशिकाएं। तो एक पोटेंसी होता है जिसे हम कहते हैं, एक क्षमता होता है कोशिकाओं का जिसके द्वारा वो अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन यूं ही वो अनेक कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं होंगे। यदि इन प्लूरीपोटेंट कोशिकाओं को हम देखते हैं तो ये प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं मानव के विभिन्न अंगों में विकसित होती हैं, जैसे स्नायु तंत्र के अंग, जैसे मांसपेशियों के अंग। तो यह अलग अलग अंगों में विकसित होती है, लेकिन इसी में कुछ कोशिकाएं, प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं छूट जाती हैं। और यह जो प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं हैं वो मानव के कई भाग में संचित रहती है। इसे हम कहेंगे दैहिक स्तंभ कोशिकाएं, दैहिक स्तंभ कोशिकाएं। और दूसरा, अगर यहां पर मान लीजिए कि इस एक कोशिका को भी यहां से निकाला गया तो संपूर्ण भ्रूण की हत्या हो जाएगी। अर्थात इसे निकालना यहां से अनैतिक माना जाता है। अगर हम कहते हैं कि परिभाषा क्या होती है स्तंभ कोशिकाओं की, परिभाषा क्या होती है स्टेम सेल की, तो सबसे पहला जो सवाल यहां पर आता है वह यह कि ऐसी कोशिकाएं जो हर हमेशा अपनी तरुणावस्था में रहें, ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका विभाजन स्वतः नहीं हो,
ऐसी कोशिकाएं जिसमें यह क्षमता हो कि वो विभिन्न तरह की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाए, वैसी कोशिकाओं को हम कहते हैं स्तंभ कोशिकाएं या फिर स्टेम सेल्स। आगे देखते हैं कि स्टेम सेल्स को मास्टर सेल्स भी कहा जाता है, और एक चरण होता है जिसे हम कहते हैं क्विसेंट चरण। क्विसेंट चरण का अर्थ है कि एक ऐसा चरण है जहां कोशिका विभाजन नहीं करती, और इस क्विसेंट चरण में आप देखेंगे कि जो दैहिक स्तंभ कोशिकाएं हैं या फिर कोई भी तरह की स्तंभ कोशिकाएं हैं, वो निरंतर क्विसेंट चरण में ही रहती हैं, निरंतर क्विसेंट चरण में ही देखी जाती हैं। तो पहली जो विशेषता है दैहिक स्तंभ कोशिकाओं का, वो है कि वो निरंतर क्विसेंट चरण में रहती हैं। दूसरी जो विशेषता है स्तंभ कोशिकाओं का, वो है कि साधारणतः वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, अर्थात उनमें यह क्षमता है कि वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। और तीसरा जो है कि इस प्रकार के कोशिकाओं से कई तरह के विकार दूर किए जा सकते हैं, इस प्रकार के कोशिकाओं से अंग निर्मित किए जा सकते हैं। यदि इन कोशिकाओं को रासायनिक निर्देश दिए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंग मानव के निर्मित हो सकते हैं इनसे, लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये परिवर्तित नहीं होते और संपूर्ण मानव का विकास इनके द्वारा नहीं हो सकता। अब यह देखा जाता है कि ये स्तंभ कोशिकाएं जो हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्तंभ कोशिकाएं या फिर भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाएं, और दूसरा जो स्तंभ कोशिका होता है उसे हम कहते हैं दैहिक स्तंभ कोशिकाएं, सोमैटिक स्टेम सेल्स। जब कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्तंभ कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो ये याद रखना है आपको कि ये जो कोशिकाएं हैं वो मानव विकास के शुरुआत से ही लिए जा सकते हैं, अर्थात भ्रूणिक अवस्था से ही इसे हम निकाल सकते हैं। और यदि ब्लास्टोसिस चरण है तो ब्लास्टोसिस चरण से यदि हम कोशिकाओं को निकालते हैं तो है तो ये स्तंभ कोशिकाएं ही, है तो ये स्टेम सेल ही, लेकिन इसे निकालना अनैतिक माना जाएगा क्योंकि भ्रूण की हत्या हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या फिर भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं का फिर स्रोत किसे माना जाए, तो स्रोत जिसे हम मानते हैं वो होता है कि मानव के माता के गर्भ में आप देखते हैं कि एक तरल मौजूद रहता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक तरल, और बच्चे के जन्म के उपरांत अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक तरल या फिर परिधीय रक्त, इन्हें निकाल दिया जाता है और गर्भाशय को साफ किया जाता है ताकि संक्रमण गर्भाशय में फैले ही ना। लेकिन ये जो अपशिष्ट निकाले जाते हैं यहां से, गर्भाशय से जब अपशिष्ट निकाले जाते हैं तो ये अपशिष्ट जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अर्थात भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं के स्रोत माने जाते हैं, और इन्हीं अपशिष्टों से स्तंभ कोशिकाओं को निकालकर हम संचित करते हैं स्टेम सेल बैंक में। दूसरा यहां पर देखते हैं कि जैसे सोमैटिक स्टेम सेल्स हैं, दैहिक स्तंभ कोशिकाएं हैं, तो दैहिक स्तंभ कोशिकाएं मानव शरीर के कई भाग में मौजूद रहते हैं, जैसे बोन मैरो में मौजूद है, हृदय के ऊपरी परत में ये मौजूद होते हैं, तो यहां पर ये मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की सोमैटिक स्टेम सेल्स के साथ, भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं की दैहिक स्तंभ कोशिकाओं के साथ, तो प्राथमिकता जो दी जाती है स्टेम सेल थेरेपी में वो हर हमेशा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को दी जाती है, और प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि इनकी डिफरेंशिएशन एबिलिटी, इनकी विभेदीकरण की क्षमता हर हमेशा अतिरिक्त होती है, अधिक होती है। मैं उदाहरण आपको देता हूं। अभी वर्तमान में कृत्रिम रक्त निर्मित हुआ था यूके में, और कृत्रिम रक्त निर्मित जब हुआ यूके में तो बोन मैरो से स्तंभ कोशिकाओं को निकालकर उसे निर्मित किया गया। लेकिन यह देखेंगे कि यह रक्त जो है वो बहुत ही सीमित है, और मात्र जो अमीर लोग हैं वही इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका
दाम जो है वो काफी अधिक है। यदि यह रक्त निर्मित हुआ होता एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से या भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं से, तो एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण काफी था जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकते थे यूके में प्रतिवर्ष उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इसका अर्थ है कि विभेदीकरण क्षमता जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की या भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं की सोमैटिक स्टेम सेल्स, दैहिक स्तंभ कोशिकाओं से कहीं अधिक होती है। और जब हम कहते हैं विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, तो विभेदीकरण का अर्थ है कि जब रासायनिक निर्देश दिए जाते हैं स्तंभ कोशिकाओं को, तो वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं और उस प्रक्रिया का नाम है विभेदीकरण। निसंदेह विभेदीकरण क्षमता जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं से सोमैटिक स्टेम सेल से काफी अधिक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक तरह की स्तंभ कोशिकाओं को जानना है और वो है आईपीएस कोशिकाएं। यदि, और इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। देखिए, यदि देखा जाए तो स्टेम सेल स्तंभ कोशिकाओं की एक विशेषता होती है जिसे हम कहते हैं कि वो निरंतर ही क्वेश्चन चरण में रहता है और उसमें कोशिका विभाजन कभी नहीं होता, और तब तक कोशिका विभाजन नहीं होता जब तक उन्हें रासायनिक निर्देश नहीं दिए जाते। यदि इसकी तुलना, स्तंभ कोशिकाओं की तुलना हम विषाणुओं से करते हैं, तो विषाणुओं की विशेषता और स्तंभ कोशिकाओं की विशेषता लगभग एक प्रकार की होती है। विषाणुओं को यदि आप देखेंगे तो विषाणु भी अपनी प्रतिलिपियां स्वतः कभी तैयार नहीं करते और स्तंभ कोशिकाओं में भी स्वतः कभी कोशिका विभाजन नहीं होता। वैज्ञानिकों का मत है कि स्तंभ कोशिकाओं में एक जीन मौजूद रहता है और इस जीन को हम कहते हैं नैनोग, जिसके कारण इस प्रकार की कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं करती। और कुछ इसी प्रकार का जीन जो है, कुछ इसी प्रकार का जीन विषाणुओं में भी मौजूद रहता है। विषाणु में जो यह जीन मौजूद रहता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल जीन। क्रिटिकल जीन, जिसके कारण विषाणु अपनी प्रतिलिपि तैयार नहीं करते। दो प्रमुख वैज्ञानिक, वर्ष 2012 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, गोर्डॉन और यामानाका। उन्होंने क्या किया कि दैहिक कोशिकाओं को लिया, दैहिक स्तंभ कोशिकाओं को नहीं, दैहिक कोशिकाओं को लिया। यदि आप देखते हैं तो मानव शरीर में मोटे तौर पर दो कोशिकाएं हैं। एक तो प्रजनन की कोशिकाएं हैं, दूसरी जो प्रजनन के अलावा जो कोशिकाएं मानव शरीर में मौजूद है वो है दैहिक कोशिकाएं। तो उन्होंने क्या किया कि दैहिक कोशिकाओं को लिया, दैहिक स्तंभ कोशिकाओं को नहीं, और ऐसे विषाणुओं के सम्मुख अनावृत कर दिया जिसमें क्रिटिकल जीन मौजूद थे और इन्हें रासायनिक निर्देश दिए गए। हुआ इसके फलस्वरूप यह कि ये जो दैहिक कोशिकाएं हैं वो क्रिटिकल जीन को अवशोषित करते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं स्तंभ कोशिकाओं से। चूंकि यह पूरा ही मैकेनिज्म कृत्रिम था, इसलिए इस प्रकार के निर्मित स्तंभ कोशिकाओं को हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसका प्रयोग स्टेम सेल थेरेपी में आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब भी हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं, सबसे बड़ा अड़चन जो है स्टेम सेल थेरेपी में वह यह है कि जैसे ही मानव के अंग निर्मित किए जाते हैं स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा तथा उन्हें पुनः मानव शरीर में स्थापित किया जाता है, तो यह संभव है कि मानव शरीर उसे अस्वीकार कर दे। और अस्वीकार इसलिए कर दे क्योंकि इस अंग का निर्माण प्रयोगशाला में हुआ, इस अंग का निर्माण कभी भी मानव के शरीर के अंदर नहीं हुआ। तो यह सबसे बड़ी अड़चन जो स्टेम सेल थेरेपी में यह है कि इस अंग को मानव शरीर अस्वीकार कर देता है। और वर्तमान में वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक को विकसित कर चुके हैं जिसके द्वारा आईपीएस कोशिका, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, का निर्माण मानव शरीर के अंदर ही किया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि कोई भी अंग विकृत हो गया हो तो उस अंग के निकटवर्ती कोशिकाओं को लेकर पहले
आईपीएस कोशिकाओं में परिवर्तित किया जाएगा। आईपीएस कोशिका अर्थात तथा अंग का निर्माण मानव के शरीर के अंदर ही किया जाएगा और विकृत अंग को निकाल दिया जाएगा। इससे यह होगा कि मानव शरीर कभी भी इस निर्मित अंग को अस्वीकार नहीं करेगा, और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि निकटवर्ती कोशिकाओं को लेकर ही इसका निर्माण किया गया है। लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या जो है कि इससे कैंसरस आबूर्द, इस क्रम में कैंसरस आबूर्द विकसित हो सकते हैं और इसके लिए इसका निराकरण कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी समस्या जो है कि यदि आप आईपीएस सेल्स या फिर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स मानव के शरीर में निर्मित करते हैं तो यह आपको देखना होगा कि जब विषाणुओं को मानव के शरीर में प्रविष्ट किया जाएगा तो विषाणु एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक फैल सकते हैं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक फैल सकते हैं और इसका प्रकोप पड़ता है मानव शरीर में। विषाणुओं को फैलने से रोकने के लिए एक कृत्रिम बहुलक का प्रयोग किया जा सकता है और यह जो कृत्रिम बहुलक है इसे हम कहते हैं डेंड्राइमर। नैनो प्रौद्योगिकी में इसका अध्ययन किया जाता है डेंड्राइमर का। यह कृत्रिम बहुलक है और इसमें यह क्षमता होती है कि वो विषाणुओं को मानव शरीर में फैलने से रोक दे, तो इसे हम कहते हैं डेंड्राइमर। और इस प्रकार की कोशिका को हम कहते हैं आईपीएस कोशिकाएं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। आईपीएस। एक अतिरिक्त आपको स्टेम सेल जानना है और वो है कैंसर स्टेम सेल। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यदि कैंसर के आबूर्द को हम देखते हैं तो कैंसर के आबूर्द में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें यह क्षमता होती है कि वो विभेदीकरण तेज गति से करते हैं और कैंसर के आबूर्द जो होते हैं वो मैलिग्नेंट कहलाते हैं, निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का अब यह मानना है कि कैंसर के आबूर्द को यदि देखते हैं तो कैंसर के आबूर्द में मात्र कुछ ही कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि वो अपनी विभेदीकरण तीव्र गति से करें, सभी कोशिकाओं में नहीं। और यदि कैंसर के आबूर्द को नष्ट करना हो तो एक जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, एक जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी। लेकिन कीमोथेरेपी में होता क्या है कि अगर कीमोथेरेपी को देखा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य होता है कि कैंसर के जो कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट किया जाए या कैंसर स्टेम सेल को नष्ट किया जाए। इस प्रकार के कैंसर के आबूर्द में जो कोशिकाएं रहती हैं जो विभेदीकरण तीव्र गति से करती हैं उन्हें हम कहते हैं कैंसर स्टेम सेल्स। और यदि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है मानव शरीर में तो यह संभव है कि कीमोथेरेपी के द्वारा जो दैहिक कोशिकाएं मानव शरीर में मौजूद हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। दैहिक कोशिकाएं मानव शरीर में मौजूद हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इस तकनीक में हम देखते हैं कि जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे भारत के अपोलो हॉस्पिटल में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और उसे हम कहते हैं साइबर नाइफ। एक प्रश्न भी आपको पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में साइबर नाइफ के बारे में और यह आपको पूछा गया है कि साइबर नाइफ किस प्रकार का उपकरण है। यदि साइबर शब्द पहले आता है तो लोग सबसे पहले इसे समझ बैठते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई उपकरण है, लेकिन यह रोबोटिक उपकरण है और इसका उद्देश्य होता है कि कैंसरस आबूर्द को ही नष्ट करना। और जब कैंसरस आबूर्द को आप नष्ट करते हैं तो निकटवर्ती जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें आप नष्ट होने से रोकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें दो भाग हैं। साइबर नाइफ में दो भाग हैं। एक को हम कहते हैं रोबोटिक आर्म, रोबोटिक भुजा, और दूसरे को कहते हैं हम लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर। लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है इससे विकिरण को निर्मित किया जाता है और रोबोटिक आर्म के द्वारा विकिरण के उस ही अंश को कैंसरस आबूर्द की ओर निर्दिष्ट किया जाता है जितनी की आवश्यकता हो उसे नष्ट करने में।
जितनी की आवश्यकता हो उसे नष्ट करने में। और इससे क्या होता है कि निकटवर्ती कोशिकाएं जो हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। तो यह आपको जानना है कि साइबर नाइफ किस प्रकार का उपकरण है। तो स्तंभ कोशिकाओं के बारे में आपने देखा कि स्तंभ कोशिकाएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं हैं, उनकी विशेषता क्या है, और यहां पर यह भी आपको बताया गया कि इनसे जुड़े हुए तकनीक क्या क्या है। एक अतिरिक्त यहां पर और विषय पर चर्चा करते हैं, और वह विषय जो है वो है क्लोनिंग, कि क्लोनिंग कैसे किया जाता है। और क्लोनिंग को यदि आप देखिएगा तो क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीव की प्रतिलिपि तैयार की जाती है। और प्रतिलिपि जो तैयार की जाती है वो आनुवांशिक रूप से, वो भौतिक रूप से उसी जीव के समान होता है। तो उसे हम कहते हैं कि क्लोन, और यह प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं क्लोनिंग। 1997 में सबसे पहला सफल प्रयास क्लोनिंग का किया गया, और एक भेड़ का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं डॉली का जन्म हुआ। यह प्रयास जो किया गया था, और यह सफलतम प्रयास माना जाता है, यह प्रयास जो किया गया था वो रॉसलिन इंस्टीट्यूट में किया गया था। और रॉसलिन इंस्टीट्यूट जो है वो एडिनबर्ग में स्थित है। जिस वैज्ञानिक के नियंत्रण में यह प्रयास किया गया था उनका नाम था डॉक्टर इयान विल्मेट। जो सबसे मूल बात है क्लोनिंग के बारे में वो होता है SCNT टेक्निक, सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। और सोमेटिक सेल ये दैहिक कोशिकाएं होती हैं। दैहिक कोशिकाओं के केंद्रक को लेकर हम स्थानांतरित करते हैं क्लोन के निर्माण के लिए। तो इसे कहा जाता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। दो प्रकार के क्लोनिंग होते हैं, एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, एक को हम कहते हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रजनन क्लोनिंग होता क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता क्या है, और यह किस तकनीक पर आधारित है। यदि मान लीजिए कि क्लोनिंग की प्रक्रिया का ही ज्ञात करना है हमें, और प्रजनन क्लोनिंग के बारे में जो प्रक्रिया है उसका ज्ञात करना है हमें, तो यहां पर देखते हैं कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें एक और जो है वो है संभरक, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोवाइडर, एक प्रोवाइडर। और इनसे अंडाणु की कोशिका ली जाती है, जिसके मध्य में केंद्रक मौजूद है। और अंडाणु की कोशिका को लेकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे केंद्रक विहीन बना देते हैं, और यांत्रिकी रूप से इसे केंद्रक विहीन बनाया जाता है। केंद्रक को बाहर निकाल देते हैं, यांत्रिकी रूप से इसे हम केंद्रक विहीन बनाते हैं। दूसरी ओर हम दाता को लेते हैं। दाता जो है वो है डोनर, और दाता से जिस चीज को लिया जाता है वो है उनकी दैहिक कोशिकाओं को लेते हैं। और दैहिक कोशिकाओं को लिया जाता है पहले, और इन्हें कुशन चरण में रखा जाता है। और आप कुशन चरण अच्छी तरह से जानते हैं कि कुशन चरण जो है वह एक ऐसा चरण है जहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता। और यही नहीं, यहां पर रासायनिक निर्देश दिए जाते हैं इन कोशिकाओं को, और रासायनिक निर्देश देकर इन्हें अपने जीवन चक्र में वापस धकेल दिया जाता है। जहां एक कोशिका का चयन किया जाता है। इस एक कोशिका का चयन कर इसके केंद्रक को बाहर निकाला जाता है, और केंद्रक को बाहर निकालकर इसका स्थानांतरण हम अंडाणु की कोशिका में करते हैं। कभी भी निषेचन क्लोनिंग में नहीं होता, तो यह निषेचन विहीन है। हमने सिर्फ केंद्रक का स्थानांतरण किया है अंडाणु की कोशिका में, और इस अंडाणु की कोशिका को लेकर अब प्रतिनियुक्त मां के गर्भ में स्थापित करते हैं।
बच्चे का जब जन्म होगा, बच्चे का जब जन्म होगा तो वह भौतिक रूप से, दैहिक रूप से दाता के समान होगा। और इसलिए होगा क्योंकि उनकी केंद्रक में मौजूद डीएनए बच्चे तक पहुंचे हैं और उसी प्रकार के डीएनए मौजूद हैं जैसा दाता में मौजूद है। लेकिन मैं यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, और वह यह है कि बच्चा निसंदेह दाता के समान होगा, लेकिन पूर्णतः नहीं। और पूर्णतः इसलिए नहीं क्योंकि इस सबसे पहले ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि डीएनए मात्र केंद्रक में नहीं होता। डीएनए कोशिका के दो अन्य भागों में होता है। एक भाग जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्थानांतरण हुआ ही नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया का यदि स्थानांतरण नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि यह क्लोन जो है वह पूर्णतः दाता के समान नहीं है। दोनों के मध्य अंतर अवश्य है, लेकिन एक स्थिति में यह दाता के समान होगा, एक स्थिति में यह दाता के समान होगा, और वह स्थिति तब है जब संभरक और दाता एक ही व्यक्ति हो। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि यदि लड़कियों को देखें तो लड़कियां अपने माता का क्लोन हो सकती हैं, लेकिन लड़के अपने पिता का क्लोन कभी नहीं हो सकते। और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का स्थानांतरण संभव नहीं है। क्लोनिंग की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन क्लोनिंग या फिर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। एक इसमें चीज जो आपको जाननी है वह यह है कि किस कारणवश इन कोशिकाओं को अपने जीवन चक्र में वापस धकेला जाता है, रासायनिक निर्देश तक। देखिए, कोशिकाओं का एक जीवन चक्र होता है। कोशिका जन्म लेते हैं, वो विकसित होते हैं, वो नष्ट भी होते हैं, लेकिन क्या कारण है? यदि हम चाहते तो यहां से भी केंद्रक को निकालते और इसे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्या आवश्यकता थी कि इन कोशिकाओं को अपने जीवन चक्र में पुनः वापस धकेला जाए? आवश्यकता है। यदि आप देखते हैं तो 1997 से पहले जितने भी क्लोनिंग के लिए प्रयास किए गए थे वो असफल इसलिए थे क्योंकि केंद्रक को दैहिक कोशिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता था और अंडाणु की कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता था। और यदि आप देखेंगे तो ये दो कोशिकाएं जो हैं वो अपने जीवन चरण में दो अलग अलग स्थिति में हैं। यह जीवन चक्र में शुरुआती दौर में है अंडाणु की कोशिका, और इसे यदि आप देखते हैं तो यह एक विकसित कोशिका है। तो दोनों के मध्य अंतर है, तथा अनुकूलन कभी भी संभव नहीं होगा यदि दैहिक कोशिकाओं से केंद्रक को लिया जाए और इसे हम अंडाणु की कोशिका में स्थानांतरित करें। तो यह तभी संभव है जब इन्हें जीवन चक्र में वापस धकेलें और रासायनिक निर्देश देकर जीवन चक्र में वापस धकेलें, जहां से केंद्रक को निकालकर हम अंडाणु की कोशिका में स्थापित कर सकते हैं। और यह प्रयास सबसे पहले किया गया था 1997 में, जब डॉली का जन्म हुआ था। तो आपको यह जानना है कि क्लोनिंग होता क्या है और प्रजनन क्लोनिंग क्या है। एक अतिरिक्त जो क्लोनिंग है उसे हम कहते हैं चिकित्सक क्लोनिंग, और अंग्रेजी में इस प्रकार के क्लोनिंग को कहा जाता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त है। एक व्यक्ति रोग से ग्रस्त है जिसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, और ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी निम्न हो जाता है तथा जो हड्डियां हैं वो छिद्रित हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर ही नहीं पड़ती, वो छिद्रित हो जाती हैं, और आवश्यकता है उस व्यक्ति को स्टेम सेल थेरेपी की, आवश्यकता है उस व्यक्ति को स्टेम सेल थेरेपी की। और सबसे जो कारगर यहां पर होगा वो होगा भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाएं। मान लीजिए दैहिक स्तंभ कोशिकाएं रहती हैं, तो दैहिक स्तंभ कोशिकाएं तो उसके शरीर से भी, उस व्यक्ति के शरीर से भी ली जा सकती थी, लेकिन सबसे कारगर यहां पर होगा वो है भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाएं। और भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं को कहां से लिया? यदि मान लीजिए कि उस व्यक्ति का भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाएं स्टेम सेल बैंक में नहीं हो तो कहां से भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाओं को प्राप्त करें? यहां पर यह व्यक्ति जो है, मरीज जो है,
खुद बन जाता है दाता। इनके दैहिक कोशिकाओं को लिया जाता है तथा कुशन चरण में रखकर इन्हें उसी तरह इन दैहिक कोशिकाओं को अपने जीवन चक्र में वापस भेजकर इनसे केंद्रक को एक कोशिका का चयन कर इससे केंद्रक को बाहर निकाला जाता है तथा संभरक से अंडाणु की कोशिका ली जाती है जिसे केंद्रक विहीन बनाकर उसमें इस केंद्रक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट चरण पहुंचता है इसके विकास में, वहां से इन कोशिकाओं को लिया जा सकता है और यह जो कोशिकाएं हैं इस अमुक व्यक्ति के भ्रूणिक स्तंभ कोशिकाएं हैं, लेकिन इसे कई विद्वानों का मानना है कि इसे अनैतिक माना जाएगा क्योंकि इसमें भ्रूण की हत्या हो जाती है। लेकिन अभी यह विवाद का विषय बना हुआ है चिकित्सकों के मध्य कि किस अवस्था में इसे एक जीवन रूप माना जाए, क्योंकि यदि मान लीजिए कि एक जीवन नष्ट हो रहा है तो इसी के प्रयोग से दूसरी ओर एक जीवन को हम बचा भी रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं चिकित्सक क्लोनिंग या फिर थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो क्लोनिंग आपने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है प्रजनन क्लोनिंग, दूसरे को हम कहते हैं चिकित्सक क्लोनिंग। और क्लोनिंग जो आधारित है जिस सिद्धांत पर, वो सिद्धांत है आपको SCNT टेक्निक, सोमेटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक, और इस पर आधारित है। लेकिन यदि मान लीजिए कि क्लोनिंग आधारित है SCNT टेक्निक पर, तो वर्तमान में एक विषय पर चर्चा हो रही है और वो है ट्रिपल पेरेंट बेबी। ट्रिपल पेरेंट बेबी, और एक ऐसा शिशु जिसके एक पिता होते हैं और दो माताएं होती है, ट्रिपल पेरेंट बेबी। और यहां पर आपको देखना है कि यह निर्मित कैसे होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो यदि क्लोनिंग आधारित है SCNT टेक्निक पर, तो आपको यह जानना होगा कि ट्रिपल पेरेंट बेबी जो है जिस तकनीक पर आधारित है वो है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर टेक्निक। और है कैसे? जब निषेचन होता है और निषेचन में जाइगोट का निर्माण हुआ, तो शुक्राणु, पिता के शुक्राणु से जो आनुवांशिक पदार्थ आते हैं, देखिए अंडाणु की कोशिकाएं जो होती हैं, अंडाणु की कोशिकाएं में अगर केंद्रक को आप देखते हैं तो केंद्रक में मात्र 23 क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और शुक्राणु से 23 क्रोमोसोम आते हैं। लेकिन आनुवांशिक पदार्थ जो पिता के द्वारा यहां पहुंचता है वो मात्र केंद्रक तक ही सीमित रहता है, और केंद्रक तक सीमित रहता है। तो इसका अर्थ है कि अंडाणु की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जिसमें DNA मौजूद है, वो बच्चे में प्रत्यक्ष रूप से मां के द्वारा स्थानांतरित होता है। यदि मान लीजिए मेरी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया यह मौजूद है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मुझे मेरी माता से प्राप्त हुआ है। आपकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी माता से प्राप्त हुआ है। पिता की भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी नहीं होती। और यह संभव है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद जो DNA है वो किसी विकार के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, कुछ भी विकार हो सकता है, जैसे ब्लाइंडनेस, अंधापन, हृदय रोग भी एक विकार हो सकता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के DNA के द्वारा हो। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद DNA किसी विकार के लिए जिम्मेवार हो और माता को यदि पता हो जाए, स्त्री को यदि पता हो कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद DNA किसी विकार के लिए जिम्मेवार है जो प्रजनन करने पर स्थानांतरित हो जाएगा उनके शिशु पर, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्त्री गर्भ धारण करना चाहेंगी। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय निसंदेह है इसका, और उपाय है ट्रिपल पेरेंट बेबी। करते यहां पर क्या है कि जाइगोट से, जहां पर केंद्रक मौजूद है और जाइगोट में निषेचन हो चुका है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो केंद्रक 46 क्रोमोसोम यहां पर मौजूद है। तो जाइगोट से सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्रक को बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो विकार के लिए जिम्मेवार है। तो इस कोशिका को अब हम निष्क्रिय बना देते हैं और यहां से सिर्फ केंद्रक को बाहर निकाल लेते हैं, केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है।
दूसरी ओर हम करते क्या है, एक अतिरिक्त मां का चयन करते हैं, और एक अतिरिक्त मां का चयन करते हैं, उनकी अंडाणु की कोशिका को ली जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद नहीं है, और उनके केंद्रक को बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी अंडाणु की कोशिका से केंद्रक को बाहर निकाला जाता है, तथा जायगोट से ली गए केंद्रक को स्थानांतरित कर देते हैं हम यहां। और जैसे ही स्थानांतरित करते हैं तो इस अंडाणु की कोशिका को यदि आप देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूद डीएनए है वो अतिरिक्त मां से आ रहा है, और केंद्रक में जो मौजूद डीएनए है वो उनके वास्तविक पिता और वास्तविक माता से आ रहा है। तो 3 प्रकार के डीएनए यहां पर हैं। एक डीएनए जो पिता से आ रहा है, एक डीएनए उनके वास्तविक मां से, और दूसरा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो अतिरिक्त मां से। ऐसे शिशु को हम कहते हैं ट्रिपल पेरेंट बेबी। वर्तमान में आप देखिएगा कि यूके सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह अनुमति दे दी है कि इस प्रकार के शिशुओं का जन्म हो, लेकिन जो कानूनी दांव पेच हैं उन्हें स्पष्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर इस शिशु में आनुवांशिक रूप से इस शिशु का जुड़ाव अपने अतिरिक्त मां से भी है, और किस स्थिति में जो अतिरिक्त मां है इस शिशु पर अपना दावा कर दे उसकी शर्तों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल पेरेंट बेबी, जिसकी अनुमति दी गई है यूके सरकार द्वारा, जिसकी अनुमति दी गई है आपको ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा। एक और अतिरिक्त विषय पर चर्चा करते हैं, और वह विषय है, इसमें एक चीज और आपको जानना आवश्यक है, और वो आपको जानना आवश्यक है कि यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि 20,000 जीन मानव की कोशिका में मौजूद है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पहले, मानव जीनोम संरचना जानने से पहले वैज्ञानिकों का यह मत था कि 1 लाख जीन मानव कोशिका में रहते थे, लेकिन वर्ष 2000 के उपरांत यह वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मात्र 40,000 जीन मानव की कोशिका में मौजूद है। वर्तमान में हम यह मानते हैं कि मात्र 20,000 जीन मानव की कोशिका में मौजूद है, और यदि आप देखते हैं तो 20,000 जीन में 37 ऐसे जीन हैं जिनका निर्धारण माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से होता है। तो जब हम कहते हैं कि प्रजनन क्लोनिंग को यदि आप देखते हैं और जो शिशु वहां निर्मित होता है तो, और दाता यदि उसमें पिता रहे, तो प्रजनन क्लोनिंग इसलिए पूर्णतः दाता के समान नहीं होता क्योंकि ये 37 जीन जो हैं वो पिता के नहीं हो सकते, वो माता से ही आएंगे। तो यह स्पष्ट है, यहां पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो प्रत्यक्ष रूप से मां से आ रहा है। पिता की कोई भी भूमिका माइटोकॉन्ड्रिया या उसके डीएनए में नहीं होती। और ट्रिपल पेरेंट बेबी एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्थानांतरण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया है कि यहां पर इस संरचना को जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है उसमें ही जाइगोट से लिए केंद्रक को स्थानांतरित कर दिया। तो यहां पर इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफर हो सकता है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को यदि आप बाहर निकालते हैं तो कोशिका ही नष्ट हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को यदि आप देखते हैं तो एक चीज यहां और आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का वह भाग है जो मानव में आता है बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, और इसका इतिहास है कि मानव से यह जुड़ा, मानव की कोशिकाओं से यह जुड़ा, और यह जुड़ा है क्योंकि यह जीवाणु की कोशिका थी शुरुआत में, और इसमें जो डीएनए मौजूद है वो उसी जीवाणु के डीएनए हैं जो मानव कोशिकाओं से जुड़ गए हैं मानव के क्रम विकास में। एक और विषय पर चर्चा मैं करता हूं, और वह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2014 की यह उपलब्धि है, और यह उपलब्धि है जिसे हम कहते हैं मानव प्रोटियोम, ह्यूमन प्रोटियोम। मान लीजिए यदि हम कहते हैं कि 20,000 जीन मानव की कोशिका में मौजूद है, और लेकिन
जब मानव जीनोम का अध्ययन किया गया, जब मानव जीनोम वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया, तो दो बड़ी समस्याएं थी। एक समस्या जो थी वह यह थी कि जो डाटा थे वो सीमित थे, एक ही विश्व के स्थान से डाटा लिए गए थे। और दूसरी जो समस्या यह थी कि हमें यह तो पता चल गया कि मानव की संरचना, आनुवांशिक संरचना कैसी है, लेकिन हमें यह नहीं ज्ञात हुआ कि यह जो संरचना है इसके कारण कार्य कैसे दर्शित होते हैं। और वह आपको तभी पता चल सकता है जब आप यह अध्ययन करें कि मानव के शरीर में प्रोटीन कहां कहां है, अर्थात प्रोटीन का मानचित्रण मानव के शरीर में किया जाए। मैं उदाहरण देता हूं। यूपीएससी में एक प्रश्न आपको पूछा गया है कि व्हाट इज ACTN3 जीन। ACTN3 जीन और ACTN3 जीन जो है वो जब प्रश्न आपको पूछा गया तो उस समय भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे और इसलिए यह प्रश्न पूछा गया क्योंकि भारत के प्रयोगशाला ने कहा था कि हम बच्चों में ACTN3 जीन की जांच करेंगे और यदि ACTN3 जीन पाए जाते हैं बच्चों में तो उन्हें तेज धावक बनाने का प्रयास किया जाएगा। साधारणतः यह होता है कि तेज धावकों में ACTN3 जीन मौजूद होता है, जैसे उसेन बोल्ट ACTN3 जीन मौजूद है। और ACTN3 जीन से होता है कि मांसपेशियों का सिकुड़न जो होता है इस प्रकार से होता है कि एक गति, एक आवेग उस व्यक्ति को मिल सके और वो तेज गति से दौड़ सके। लेकिन अगर आप देखते हैं तो फंक्शन यहां क्या है, कार्य यहां क्या है, मांसपेशियों का सिकुड़ना और फ्लैश ट्विच मसल ये करते हैं। लेकिन ये कहां पर, यदि आप आनुवांशिक संरचना को मानव की देखते हैं तो आनुवांशिक संरचना में यह जीन है जहां से यह पता चलता है कि यह कार्य हो सकता है। लेकिन यह कार्य जो होता है वो एक प्रोटीन की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिनिन ए। अर्थात मानव की आनुवांशिक संरचना में जो जानकारी मौजूद है वो कार्यों में परिवर्तित होती है और कार्यों में परिवर्तित होती है तो प्रोटीन के माध्यम से। जब तक आपको यह नहीं पता हो कि मानव के शरीर में प्रोटीन कहां कहां पर है तब तक हमें यह नहीं पता चल सकता है कि कार्य कैसे प्रतिपादित हो रहे हैं। और वर्ष 2014 में विश्व के 71 वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में अध्ययन किया प्रोटीन का कि वो कहां कहां पर स्थित है और लगभग 30 ऐसे अंग हैं मानव शरीर के जहां पर इनका मानचित्रण किया गया। इस परियोजना को हम कहें, इस प्रोजेक्ट को कहा गया मानव प्रोटियोम, ह्यूमन प्रोटियोम, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय वैज्ञानिक सम्मिलित थे। 3 संस्था यहां पर सम्मिलित थे। एक संस्था जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेंगलुरु का, दूसरा संस्था जो है वो है निमहंस बेंगलुरु का और तीसरा संस्था जो भारत से बाहर का संस्था था जिसे हम कहते हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका में। और अब हमें यह ज्ञात हो गया है कि लगभग यहां पर 20,000 प्रोटीन को यदि आप देखते हैं तो 20,000 प्रोटीन के लिए लगभग 20,000 जीन भी है और जीन में जो जानकारी मौजूद है, जीन में जो जानकारी उपलब्ध है वो कार्यों में परिवर्तित होती है इसी 20,000 प्रोटीन के माध्यम से। तो लगभग 17,294 प्रोटीन का मानचित्रण मानव के शरीर में 30 विभिन्न अंगों में कर दिया गया है। 30 विभिन्न अंगों में कर दिया गया है और इस परियोजना को हम कहे हैं मानव प्रोटियोम। ठीक है, थैंक यू।